जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम मेडिवल हिस्ट्री का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। हम गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है खिलजी वंश। तो इससे पहले हमने 1206 से लेकर के और 1290 तक का जो शासन काल था उसको डिस्कस किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और बलबन तक हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। अब आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में बिल्कुल डिटेल में और कहानी की तरह इसको हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप वहां से वीडियो देख के अगर ये वीडियो फिर देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और अगर इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हर एक लाइन के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखते हैं खिलजी वंश का उदय कैसे हुआ था। हमने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में कि बलबन ने 1265 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बलबन की मृत्यु के बाद 1287 ईस्वी में उनका पुत्र होता है जिसका नाम होता है कैकुबाद। कैकुबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन शीघ्र ही क्या होता है, इसे लकवा हो जाता है। कैकुबाद उनका नाम था इनके पुत्र का, लेकिन जल्दी ही इनको लकवा हो जाता है। और इसके बाद जो बलबन के पौत्र थे उनका नाम कैमूर्स या क्यूमर्स, कहीं कहीं पे कैमूर्स लिखा होता है, कहीं पे क्यूमर्स लिखा होता है। आप अपने हिसाब से जो सूटेबल लगे उसको ध्यान में रखना। तो इनको दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये सिर्फ 4 वर्ष का ही था। अब सोचिए दोस्तों, 4 साल का लड़का, मतलब जिसने कुछ भी नहीं देखा होता, उसके हाथ में तलवार और उसके माथे पर मुकुट रख के इनको क्या मिलने वाला था। तो 4 साल की उम्र में ही उसको दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों, आगे बताते हैं आपको। तो अब ये बात तो जाहिर थी कि क्यूमर्स द्वारा जो सल्तनत का संचालन था वो करना संभव नहीं था। क्या संभव नहीं था? सल्तनत का संचालन करना। अब 4 साल का लड़का जिसकी मतलब खेलने की उम्र है, जिसने कुछ देखा ही नहीं अभी तक, तो वो कैसे संचालन कर सकता था पूरे पूरे इतने बड़े राजवंश का। तो इसी स्थिति ने खिलजी वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। कैसे, आगे डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशन आ गई थी कि खिलजियों का वहां पे उदय हुआ, खिलजी वंश की स्थापना वहां पे हुई। अब कैकुबाद ने अपने शासन काल में ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनको सेना के एक प्रतिष्ठित पद पर बिठाया हुआ था। उस पद का नाम क्या था? आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक दोस्तों सेना का सबसे बड़ा पद होता था। यहाँ पे कौन बैठा था उसके काल में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दरअसल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों बलबन के काल से ही था। बलबन के काल में वो थोड़े छोटे पद पर था, लेकिन कैकुबाद के आते आते वो इस पद पर पहुंच गया था, जो कि सेना का सबसे प्रतिष्ठित पद था, अरीज ए मुमालिक। लेकिन जो वहां पे दरबार में कुछ तुर्क सरदार थे, जो अमीर तुर्क सरदार थे, वो इससे असंतुष्ट थे। अब क्यों असंतुष्ट थे दोस्तों, ये भी जान लीजिए आप। क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी था इसको मिश्रित तुर्क समझा जाता था। मतलब कि सिंपल सी भाषा में ये उनका खून नहीं था। अब जैसे होता है ना कि हमें तो हमारे घर का चिराग ही चाहिए, हमारे घर का खून ही चाहिए जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। लेकिन जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये मिश्रित तुर्क था, प्योर तुर्क नहीं था ये। इसलिए वहां पे ये विवाद था कि नहीं, इसको इतने बड़े पद के ऊपर क्यों बैठा रखा है। अगर ये प्योर हमारे कुल का, हमारे वंश का होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक छोटी मतलब छोटे समूह का था ये, ज्यादा अमीरों से इसका कोई रिलेशन नहीं था। तो इसीलिए वहां के जो सरदार थे वो इससे असंतुष्ट थे। अब क्योंकि वो कुलीन वर्ग से संबंध नहीं रखता था, थोड़ी नीचे मतलब गरीबी से उठ के वो आया था, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो कैकुबाद को लकवा होने के बाद जब नाबालिग क्यूमर्स को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया गया, तो सत्ता प्राप्ति की लालसा से वहां पे दो गुट बंट गए, दो गुट विकसित हुए दोस्तों। क्योंकि सबको पता था कि 4 साल का लड़का है तो शासन कैसे चलाएगा, किसी को तो मतलब इसका संरक्षक बनाना था। तो दो गुट बने। एक गुट का प्रतिनिधित्व खुद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर रहा था, और दूसरे गुट का प्रतिनिधि कौन कर रहा था? एक ऐतमुर सुरखा नाम का व्यक्ति था, जो कि एक अमीर तुर्क था। ये इनका प्रतिनिधि कर रहे थे। दो गुट वहां पे बंट गए थे गद्दी को लेकर के। समझ गए ना यहाँ तक की कहानी? क्या हुआ था कि कैकुबाद था, जो कि किसका बेटा था? ये था बलबन का बेटा, लेकिन इनको लकवा लग गया था। इसके बाद फिर जो बलबन के पौत्र थे कैमूर्स, जो सिर्फ 4 साल का था, उनको गद्दी पर बैठाया। और जो फिरोज खिलजी था
वो बड़े सेना के पद पर बैठा हुआ था, जिससे तुर्क वहां पे उससे असंतुष्ट थे। तो फिर सत्ता के लालच में वहां पे दो गुट बंट गए थे। एक का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दूसरा एतमुर सुरखा ने। आगे क्या हुआ? दोनों गुटों के बीच क्या हुआ? कूटनीतिक संघर्ष हुआ, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जीत गया। अब क्यों जीता दोस्तों? क्योंकि ये तो बलबन के टाइम से था ना, इसको काफी सारा एक्सपीरियंस था, इसको पता था कि प्रशासन को कैसे चलाया जाता है, क्या क्या कमियां होती है, कैसे दूर किया जाता है, सारी चीजों से ये परिचित था। इसलिए ये मतलब उस कूटनीतिक संघर्ष में इसकी विजय हुई। दरअसल जलालुद्दीन खिलजी बलबन के समय से दिल्ली दरबार में अपनी योग्यता के बल पर प्रमुख सैनिक स्थिति प्राप्त कर चुका था। ये हमने डिस्कस किया कि बलबन के समय से ही वो अपनी योग्यता के दम पर एक मुख्य स्थिति पर पहुंच चुका था। तो अंततः अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होते ही जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स को दिल्ली की गद्दी से हटाकर स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। अगला सुल्तान अपने आप को उसने घोषित कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों गुलाम वंश की समाप्ति हुई और एक नए राजवंश खिलजी वंश का वहां पे उदय हुआ। गुलाम वंश की समाप्ति तथा खिलजी वंश की स्थापना के इस घटनाक्रम को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी क्रांति किसे बोलते हैं? जब गुलाम वंश की समाप्ति हो रही थी और खिलजियों का उदय हो रहा था, वो उसको बोलते हैं खिलजी क्रांति। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी आए थे 1290 से 96 तक। सारा कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, एक बार बस ये ओवरव्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, 20 साल तक शासन इन्होंने किया था। शहाबुद्दीन खिलजी 1316 कुछ ही दिन शासन किया था। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी 4 साल तक इन्होंने राज किया। और फिर लास्ट में नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में भी ये आए थे। इनका भी थोड़े ही दिन शासन चला था, फिर आगे जाके तुगलक वंश का उदय हो गया था। चलिए बिल्कुल डिटेल में कहानी को देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि खिलजी आखिरकार थे कौन, कहां से आए थे ये, कौन लोग थे। जैसे बोलते हैं ना कौन है कहां से आए हैं, उसी तरीके से डिस्कस करेंगे खिलजी कौन थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो पूर्वज थे वो अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हर एक लाइन से। आपको स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल तो एसएससी में, स्टेटमेंट देके पूछ लेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब ये देखिए कि इनके पूर्वज कहां से आए थे? अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। और अफगानी भाषा में जो गर्म प्रदेश होते हैं ना, उनको ही खल्ज बोलते हैं। इसीलिए ये खिलजी या खलजी कहलाए, क्योंकि खल्ज प्रदेश से आए थे, गर्म प्रदेश से आए थे, इसलिए खिलजी कहलाए। हालांकि खिलजी कबीला लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह ये भी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तुर्किस्तान के निवासी थे। ये भी तुर्क थे दोस्तों, ठीक है। हालांकि बसे अफगानिस्तान में से काफी टाइम थे। अब इतिहासकारों में खिलजी वंश को लेकर काफी सारी मान्यताएं प्रचलित थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि खिलजी तुर्कों की कुल 64 जातियों में से एक थे। टोटल 64 जातियां थी तुर्कों की, उनमें से एक जाति ये थी जो खिलजी थे और सरवरा हर्ग से संबंधित थे। सरवरा मतलब ये गरीब थे, थोड़ी सी नीची जाति आप लगा सकते हो, सरवरा वर्ग से संबंधित थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि खिलजी अफगानिस्तान की हेलमंद नदी घाटी के क्षेत्र में निवास करने वाली जाति थी। कहां पर? हेलमंद नदी घाटी में। और कुलीन वर्ग से इनका कोई संबंध नहीं था, मतलब ऊपर वाले या अमीर वर्ग से इनका कोई संबंध नहीं था। कुछ इतिहासकार खिलजी वंश को चंगेज खान से भी संबंधित मानते हैं, लेकिन इस मत को ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, मतलब ज्यादा लोग ये चीज नहीं मानते। बस ऊपर वाली दो मान्यता ही ज्यादा प्रचलित है। अब सबसे प्रचलित मत क्या है कि जो खिलजी वंश थे इनको सामान्यतः तुर्कों का एक कबीला माना जाता है। किनका? तुर्कों का, जो उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय के बाद यहाँ आकर बस गया था। जब स्टार्टिंग में मुसलमानों ने जीता था भारत में आकर, गजनवी, गोरी और कासिम वगैरह आए थे, तो उसी टाइम पे आकर ये बस गया था। खिलजी कुलीन वर्ग से संबंधित नहीं थे और अफगानिस्तान की हेलमंद नदी घाटी के क्षेत्र में निवास करने वाली कुल 64 जातियों में से एक थी। तो ये मत सबसे ज्यादा प्रचलित थे जो हमने डिस्कस किए। चलिए दोस्तों डिटेल में डिस्कस करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इनके बारे में बिल्कुल एक एक बात हम पढ़ने वाले हैं। तो 1290 से लेकर 1296 6 सालों तक इन्होंने शासन किया था। फिरोज खिलजी शासक बनने से पहले अरीज ए मुमालिक जो हमने डिस्कस किया था, यानी सैन्य विभाग का प्रमुख, इनके पद पर ये वहां पे आसीन थे। और बुलंद शहर के इक्तेदार भी थे। इक्तेदार होता है दोस्तों एक जमीन का टुकड़ा होता है, उसका सारा मतलब उस जमीन पर ये लगा सकते हो जैसे राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उसी की तरह इक्तेदार होते थे उस टाइम पे। फिरोज खिलजी ने कैकुबाद द्वारा निर्मित
किलोखरी महल दोस्तों दिल्ली के अंदर है, वहीं पे उसने राज्याभिषेक करवाया और किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि फिरोज शाह खिलजी ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? ये किलोखरी को बनाया था, जो कि दिल्ली में है। आगे, फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक आयु में सुल्तान बनने वाला वो व्यक्ति था। कितने साल का था वो? 70 साल की उसकी उम्र हो गई थी जब वो सुल्तान बना था। तो ये लगा सकते हो काफी बूढ़ा हो गया था। अब दोस्तों, शासक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी मतलब नीतियां कैसी होंगी। अगर वो जवान होगा, उसके अंदर गर्म खून होगा, तो उसकी नीतियां भी कठोर ही होंगी। अब ये बेचारा 70 साल का तो वैसे हो गया था, तो इसके शासनकाल में उदारता ज्यादा देखने को मिली है। कोई ऐसे युद्ध वाली कोई बात नहीं देखने को मिली। थोड़ा ठंडापन इसके शासन के अंदर देखने को मिला है। युद्धों से ये बचता रहा है, मतलब चाहता भी नहीं था कभी कि विद्रोह वगैरह हो हमारे शासन के अंदर। अब खिलजी कुलीन वर्ग से नहीं आता था और यह सेवा में उच्च पद पर आसीन था। सेवा नहीं आएगा दोस्तों, सेना आएगा, पर सेना में उच्च पद पर आसीन था। इसी वजह से तुर्क सरदार इससे नाराज थे। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से मतलब ये शासक बना था। तो क्योंकि वो सरदार इससे नाराज थे, तो इसने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, इसने शासक बनते ही राज्यत्व के सिद्धांत को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब ये राज्यत्व का सिद्धांत क्या है? आपने सुना होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इसने इस सिद्धांत को पूर्णतः समाप्त कर दिया, क्योंकि ये जो खिलजी था ये इनके वंश का तो था नहीं, क्योंकि ये इसको प्योर तुर्क तो मानते नहीं थे, इसको मिश्रित तुर्क मानते थे। इसलिए इसने इस सिद्धांत को जड़ से ही खत्म कर दिया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसने ये दिखाया कि जो भी कोई मतलब योग्य है, जिसके अंदर काबिलियत है, वो राजा बन सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आए। आगे देखते हैं, इसके माध्यम से फिरोज खिलजी न केवल दिल्ली की जनता को बल्कि अपने अधिकारियों को भी यह संदेश देना चाहता था कि सामान्य वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी दिल्ली का सुल्तान बन सकता है। सिंपली बस यही संदेश ये देना चाहता था। इससे वह जनता की सहानुभूति भी प्राप्त करना चाहता था। क्योंकि दोस्तों, अगर हम जनता को ये बोलेंगे ना, अगर आप में से कोई काबिल है, किसी के अंदर योग्यता है, तो आप सुल्तान बन सकते हो, तो जनता तो मतलब सहानुभूति हमें मिलेगी, जनता की, जनता हमारा साथ देगी और हम लंबे टाइम तक वहां पे शासन कर सकते हैं, अगर जनता हमारे साथ है तो मेन रीजन ये भी था इसका कि जनता की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। आगे दोस्तों, जो बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी, इसका इन्होंने पूर्णतः त्याग कर दिया। इसका भी कारण यही था, क्योंकि रक्त और लोह की नीति का मतलब क्या था कि कठोर शासन, बिल्कुल कठोर शासन। इसके अंदर दोस्तों क्या होता था, जो विद्रोही व्यक्ति होता था या कोई गुनहगार होता था, उसकी सीधी हत्या करके उसके बच्चों और पत्नी को गुलाम बना लिया जाता था बलबन के टाइम में। लेकिन जैसे ही फिरोज यहाँ पे आए खिलजी, इन्होंने इसको खत्म कर दिया। ये बिल्कुल उदारता से चले, क्योंकि इसको जनता का वो चाहिए था, समर्थन इसको चाहिए था, ताकि लंबे समय तक शासन कर सके। तो इन्होंने लोह एवं रक्त की नीति को त्याग कर मतलब एक उदारता वाला जीवन उन्होंने बिताना शुरू किया। इस नीति को त्यागने के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण क्या था, एक तो ये अत्यंत वृद्ध हो चुका था। हमने डिस्कस किया कि 70 साल का ये था जब ये शासक बना, तो बेचारा काफी बूढ़ा हो गया था। अब अगर जवान होता तो ये मतलब जैसे पुराने शासक आए थे, साम्राज्यवाद की उनकी नीति थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, लूटपाट करना, विद्रोहियों को दबाना, ऐसा इसका कोई भी सिस्टम नहीं था। ये युद्ध नीति का मार्ग जो मतलब पिछले शासक करते आए हैं, इसका इन्होंने त्याग किया। ये नहीं चाहता था कोई विद्रोह मेरे शासनकाल के अंदर हो, कोई युद्ध मेरे शासनकाल के अंदर हो। तो क्योंकि ये सक्षम ही नहीं था, बेचारा वृद्ध हो चुका था उस टाइम पे, 70 साल से ऊपर की इसकी उम्र हो चुकी थी। दूसरा रीजन क्या था कि इस समय भी दिल्ली दरबार पूर्णतः आंतरिक विद्रोहों से मुक्त नहीं था। विद्रोह उस टाइम पे भी थोड़े थोड़े हो रहे थे कहीं ना कहीं पे, और फिरोज खिलजी मूलतः जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त करना चाहता था, ठीक है, ताकि आंतरिक विद्रोह के माध्यम से सत्ता से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सके। क्योंकि विद्रोही जो होते हैं, अगर वो ज्यादा विद्रोह कर दें तो वो जो राजा होता है उसको भी सत्ता से हटा सकते हैं। अब इस डर से भी कहीं मेरे को हटाना दे कोई, तो उसने मतलब इस चीज का पालन किया, वो थोड़ा उदार रहा। आगे देखते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसका नाम है मिफ्ताह उल फतह। इसके अनुसार जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है कि अनेक हिंदू ढोल नगाड़े बजाते हुए मेरे महल के पास से गुजरते हैं और मूर्ति विसर्जन करते हैं। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो धार्मिक सहिष्णुता थी वो भी उसके अंदर थी, मतलब ज्यादा इतना कट्टरवाद वो नहीं था। और हम उम्मीद भी क्या लगा सकते हैं, क्योंकि उम्र उसकी ज्यादा हो चुकी थी, वो चाहता नहीं था अपने मतलब वहां पे अपने एरिया में कोई भी इस तरीके की बात हो जिससे मतलब धर्म के नाम पर लोग आपस में भड़कें। तो इस कथन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था
और इस प्रकार की नीति का अनुसरण करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था? ये थे फिरोज जलालुद्दीन खिलजी। आगे इसका अपवाद भी मिलता है दोस्तों, धार्मिक सहिष्णुता का एक अपवाद भी मिलता है कि नहीं ये बात गलत है। कैसे? एक बार तो यहीं पे ये दर्शाया गया है कि धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था ये, लेकिन अगली ही एक तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखने को मिलता है कि 1291-92 में सुल्तान ने ईरानी संत सिद्दी मोला को सुल्तान की आलोचना करने पर मृत्युदंड दे दिया था। तो यहाँ से एक अपवाद देखने को मिलता है कि एक तो अपने आप को ये मानता है कि नहीं मेरे को धर्म से कोई दिक्कत नहीं है चाहे कोई भी हो, दूसरा इसने मोला थे सिद्दी मोला जो ईरान से आए थे उनकी हत्या करवा दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुल्तान की आलोचना की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, जब फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक छज्जू। इसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने जैसा दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया। मतलब जैसी सोच उसकी थी कुछ ऐसे ही लोगों को उसने इकट्ठा किया जो उस जैसी सोच रखते थे, तो उन्होंने इकट्ठे होकर विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिरोज खिलजी ने निर्देश देकर के मलिक छज्जू को बंदी बनाकर अपने दरबार में पेश करने का एक आदेश दिया कि इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो उनके भतीजे थे जो आगे शासक बनेंगे अलाउद्दीन खिलजी, वो उनको पकड़कर लेकर भी आए, लेकिन खिलजी ने उनको माफ कर दिया। यहाँ पे भी उसने उदारता दिखाई, उनको माफ कर दिया। कौन पकड़ के लेके आए थे मलिक छज्जू को? ये इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी इनको पकड़ के लेके आए थे। इसके बाद फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी और उसे मनिकपुर का सूबेदार घोषित कर दिया। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने से पहले कहां का सूबेदार था? तो ये था मनिकपुर का सूबेदार। आगे 1291 में फिरोज खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। कहां पर? रणथंबोर पर। क्योंकि फिरोज खिलजी को ये शक था कि रणथंबोर में जो राजपूत शासक रहते हैं वो दिल्ली के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। सिर्फ इस आशंका के बेस पर ही उसने वहां पे आक्रमण कर दिया। हालांकि वो वहां जीत नहीं पाया था। उस टाइम वहां के शासक थे राणा हमीर देव चौहान। राणा हमीर देव चौहान कहाँ के शासक थे? रणथंबोर के। आगे दोस्तों मंगोल आक्रमण भी वहां पे हुए थे। इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में जब इल्तुतमिश का राज चल रहा था तब वहां पर भी क्या हुआ था, मंगोल आक्रमण हुए थे। लेकिन मंगोल वहां पर लूट मार मचाने नहीं आए थे, वो किसी और रीजन की वजह से आए थे। क्योंकि हमने पढ़ा था ख्वारिज्म शाह जो एक शासक था उसका बेटा भागकर भारत की तरफ आ रहा था, उसका पीछा करते करते वो सिंधु नदी के किनारे तक पहुंचे थे मंगोल। अब फिरोज खिलजी के शासनकाल में लूटपाट के उद्देश्य से कई मंगोल आक्रमण हुए। इसी प्रकार का एक बड़ा मंगोल आक्रमण 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1292 ईस्वी में। किंतु फिरोज खिलजी ने मंगोलों को पराजित कर दिया और यहाँ पे भी उसने उदारता दिखाई। यहाँ पे उसने मंगोलों को पराजित करके उनको यहाँ पे रहने की अनुमति दे दी थी। और तभी दोस्तों मंगोलपुरी बसा था। ये मंगोलपुरी जो दिल्ली के अंदर है उस टाइम की बात है, 1292 की बात है। मतलब तब जो वहां पे लोग आए थे मंगोल जो थे वो यहाँ पे आके बस गए थे, उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो मंगोलपुरी तब का बसा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला विस्तार कब हुआ, कि दक्षिण की तरफ कब बढ़े थे? मुसलमानों का दक्षिण पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी पर हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे। और दोस्तों ये इनको बिना बताए यहाँ पे गए थे, मतलब जलालुद्दीन खिलजी को ये बिना बताए गए थे देवगिरी में और इन्होंने वहां पे जाके आक्रमण कर दिया। अब बिना अनुमति के गए थे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान की बिना अनुमति के देवगिरी में वहां पे आक्रमण करने के लिए गए थे। वहां का शासक कौन था उस टाइम पे? रामचंद्र देव। वहां से दोस्तों उसने काफी सारा धन लूटा, काफी लूट मचाई और उसे पराजित कर दिया। किसको? रामचंद्र देव को। इस प्रकार दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी को व्यापक मात्रा में धन और सोना प्राप्त हुआ। काफी सारी लूट वहां पे करके आया था वो, काफी धन और सोना वहां से वो लेकर आया था। इससे क्या हुआ, उसको खुद पे यकीन हो गया कि अगला शासक मैं बनूंगा और जितना जल्दी हो सके मेरे को शासक बनना है, क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है। ये उसके अंदर वहां से प्रेरणा उसको मिली इस युद्ध को जीत करके। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी की सुल्तान बनने की लालसा जागृत हो गई थी। तो जागृत हो गई थी। उसके बाद इनका अंत होना था। किनका? फिरोज खिलजी का। तो अंत कैसे हुआ? अलाउद्दीन की इस गतिविधि से फिरोज खिलजी जो उस टाइम पे सुल्तान थे वो असंतुष्ट थे कि मेरे से बिना परमिशन के तो चला गया वहां पे, तो उनको मतलब अच्छा नहीं लगा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा कि अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा हुआ धन सुल्तान को सौंपने
और क्षमा मांगने के क्रम में षड्यंत्र के द्वारा अपने एक विश्वास पात्र गुलाम इख्तियारुद्दीन की सहायता से सुल्तान की हत्या करवा दी। ठीक है, वो मतलब षड्यंत्र रच के गया था कि मैं धन वापस करने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ, लेकिन जो इनका गुलाम था इख्तियारुद्दीन, इनकी हेल्प से सुल्तान की हत्या करवा दी। अब अलाउद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक पर बर्नी का क्या कथन है? बर्नी क्या लिखता है कि सुल्तान के कटे मस्तिष्क से अभी रक्त टपक ही रहा था कि चंदोबा ताज अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रख उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। मतलब सिर काटने के तुरंत बाद ही उसने मुखटा उठाया, अपने सिर पर पहना। आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा, पद्मावत मूवी का एक सीन है, मतलब जो लड़की होती है, जो उसकी वाइफ होती है अलाउद्दीन खिलजी की, इनके पापा का सिर कटा पड़ा होता है और ये मतलब सर के ऊपर ताज पहन रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का चैप्टर खत्म होता है। आगे पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए थोड़ा इनके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। वास्तविक नाम क्या था इनका? अली गुरशाप। ये क्वेश्चन भी दोस्तों वनडे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि अली गुरशाप किसका वास्तविक नाम था? ये अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। दूसरा इनका नाम था जूना खान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, क्योंकि इनकी बेटी से ही इनकी शादी हुई थी। पिता का नाम सिहाबुद्दीन मसूद खिलजी है। क्या नाम था? सिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। राज्य अभिषेक इन्होंने कहां पे करवाया था? बलबन के लाल महल में करवाया था, जो कि दिल्ली के अंदर है, बलबन का लाल महल। जलालुद्दीन खिलजी ने, जो इनके चाचा थे जिनकी इन्होंने हत्या करवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक इसके पद पर बैठाया था। अब अमीर ए तुजुक क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं उत्सव अधिकारी। जो वहां पे उत्सव वगैरह मेले वगैरह होते थे, उनका सारा जो भी देख रेख होती थी वो यही करता था अलाउद्दीन खिलजी। इनको ध्यान में रखना दोस्तों, जो ये पद होते थे या जैसे आगे चलकर कुछ टर्म आएंगी, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में। आगे उपाधियां देख लेते हैं, कौन कौन सी उपाधि इन्होंने ली थी? सिकंदर सानी की, यामिनी उल खलीफा और सिकंदर द्वितीय, ये तीनों उपाधियां इन्होंने ली थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं क्यों ली थी, ऐसा क्या इन्होंने किया था। यह दोस्तों मणिकपुर का सूबेदार होता था, हमने डिस्कस किया था। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की हत्या मलिक काफूर ने की थी, लेकिन कई ज्यादा इतिहासकार क्या मानते हैं कि एक लंबी बीमारी के कारण अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, दो मत है इनकी मृत्यु को लेकर। एक बोलते हैं कि मलिक काफूर ने की थी, जो कि इनका मतलब काफी विश्वास पात्र व्यक्ति था, लेकिन ज्यादा इतिहासकार मानते हैं कि लंबी बीमारी के कारण ही इनकी मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर के अंदर स्थित है। ये दोस्तों थोड़ा स्टैटिक पार्ट था, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे लिया है। आगे हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करते हैं। अब दोस्तों देखिए, कठोर शासन व्यवस्था का अनुसरण इन्होंने किया था। जब इनके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, तो वो उदार व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी और ये जवान खून थे, तो इन्होंने आके सारा सिस्टम ही बदल दिया। बिल्कुल कठोर वहां पे कानून लेके आए थे। सबसे पहले अलाउद्दीन ने दिल्ली का सुल्तान बनते ही कठोर शासन व्यवस्था की नीति अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और दरबारी गुटबंदी के प्रति हमेशा सतर्क रहता था, क्योंकि विद्रोह वगैरह होते रहते थे। दरबार में भी कुछ ऐसे लोग होते थे जो निंदा वगैरह करते रहते थे, जो आलोचना करते रहते थे, तो अपनी खुद की सुरक्षा के प्रति मतलब वो ज्यादा सतर्क रहता था हर टाइम। इसी कारण वह अपने कुछ कुछ ही विश्वास पात्रों पर विश्वास रखता था। इनमें से प्रमुख कौन कौन थे? मोहम्मद सलीम, इख्तियारुद्दीन और मलिक काफूर, ये तीन प्रमुख थे जिनके ऊपर ये ज्यादा विश्वास करता था। कौन कौन? मोहम्मद सलीम, इख्तियारुद्दीन जिसकी हेल्प से इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, और एक मलिक काफूर जो इनका गुलाम होता था। आगे दोस्तों इनकी नीति कैसी थी? साम्राज्य विस्तार की इनकी नीति थी। हमने देखा जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में कोई ज्यादा युद्ध वगैरह नहीं हुए थे, लेकिन इनका यही मानना था कि मेरे को जितना जल्दी हो सके अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। हालांकि ये पूरे भारत के ऊपर मतलब शासन करना चाहता था, भारत के ही बाहर मतलब पूरे विश्व के ऊपर ये शासन करना चाहता था। इसीलिए इसने एक उपाधि ली थी सिकंदर द्वितीय की, क्योंकि सिकंदर का भी यही लक्ष्य था कि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। अब आगे देखते हैं, फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार का अनुभव प्राप्त कर लिया था। हमने देखा था ना कि बिना परमिशन लिए ये वहां पे गया था, महाराष्ट्र के अंदर देवगिरी में, तो वहां से उनको एक्सपीरियंस प्राप्त हो गया था बहुत ज्यादा। अतः अब सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने स्पष्ट रूप से साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण किया। अब तो ये सुल्तान बन गया था, अब तो इसको करना ही था, क्योंकि वह खुद भी वीर साहसी एवं कुटिल सेना नायक था। अतः उसे प्रारंभिक युद्ध में एक पक्षीय रूप से सफलता प्राप्त हुई। जितने इसने युद्ध किए, एक तरफा ये जीतता चला गया।
युद्ध अभियानों में अपनी सफलता और साम्राज्य विस्तार के पूरे होते लक्ष्य से प्रेरित होकर, मतलब जब ये सारे युद्ध जीत रहा था तो इससे ही प्रेरित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली थी। क्यों? क्योंकि सारे युद्ध जीतता जा रहा था, जो भी इसके रास्ते में आ रहा था उसको पराजित करता जा रहा था, इसलिए सिकंदर द्वितीय की उपाधि इसने ली थी। साथ ही दोस्तों ने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया था। क्या अंकित करवाया था? सिकंदर द्वितीय। आगे देखते हैं विश्व विजय तथा नवीन धर्म की स्थापना का विचार, कि मेरे को विश्व विजेता बनना है और एक नए धर्म की स्थापना मेरे को करनी है, ऐसा इसका विचार था। अपनी साम्राज्यवादी नीति के प्रति अधिक बल देने तथा सिकंदर के वैश्विक विजय के अभियान से प्रेरित होने के कारण, क्योंकि एक तो इसकी साम्राज्यवाद की खुद की नीति थी कि मेरे को अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, दूसरा ये सिकंदर से प्रेरित थे, तो अलाउद्दीन भी विश्व विजेता के साथ साथ एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, विश्व विजेता ही बनना चाहता था और एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। लेकिन उसके एक मित्र थे जो दिल्ली के कोतवाल थे, उनका नाम था अलाउल मुल्क। उन्होंने इनको समझाया कि कुछ नहीं रखा, मतलब विश्व को जीत के आखिर मिल ही क्या जाएगा, जितना हमारे पास है ठीक है, हम इंडिया में ही रह लेंगे, यहीं पे सारा सिस्टम ठीक है। तो इन्होंने इनको समझाया, तो फिर इन्होंने इस विचार को त्याग दिया। किंतु भारत के प्रसंग में उसकी साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा निरंतर बनी रही। उन्होंने कहा चलो ठीक है, विश्व को नहीं जीतते लेकिन भारत के मैं हर एक एरिया के ऊपर शासन करना चाहता हूँ, भारत मेरे को पूरा चाहिए। तो ऐसी उसकी नीति थी। आगे दोस्तों बाजार नियंत्रण की नीति काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी बाजार नियंत्रण की नीति को पढ़ते हैं, किसने क्या क्या बाजार के अंदर चेंज किया था, किस तरीके का इसका सिस्टम था। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति कौन सी थी? यही बाजार नियंत्रण की उसकी नीति। इस नीति का उल्लेख बर्नी द्वारा रचित पुस्तक थी एक, जिसका नाम था तारीख ए फिरोज शाही। इसके अंदर मिलता है पूरी पूरी जो नीति थी, इसका उल्लेख मिलता है यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि पूरे भारत पर यह अधिकार करना चाहता था, इसलिए इसको एक विशाल सेना की जरूरत थी और साथ साथ एक अपार धनराशि इसको चाहिए थी। इसीलिए इसने सोचा था कि मैं बाजार की एक ऐसी नीति लेके आऊं जिससे मेरे को ज्यादा पैसा बचता रहे और मेरे पास सेना भी आ जाए, सेना को देने के लिए वेतन भी मेरे पास हो। जब उसने अपने सलाहकारों से इस संबंध में परामर्श किया तो उसे ज्ञात हुआ कि यदि विद्यमान खजाने के आधार पर भारत विजय का अभियान चलाना है तो केवल 5 वर्ष में ही सारा धन समाप्त हो जाएगा। जितना उस टाइम पे उनके पास था उस हिसाब से अगर वो चलते तो 5 साल में ही सारा धन वो खत्म हो जाना था। तो इस संबंध में अलाउद्दीन खिलजी के पास सेना के वेतन में कटौती का एक रास्ता था। वो चाहते तो सेना के जो वेतन मिलता था उसमें कटौती कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर सेना के वेतन में ही कटौती कर दी, सेना के साथ ही तो पूरे भारत पूरे विश्व को जीतना था, अगर सेना को ही पैसे नहीं देंगे तो मैं कैसे जीतूंगा फिर। तो वो सैनिकों को असंतुष्ट या हतोत्साहित नहीं करना चाहता था, क्योंकि सारा काम सैनिकों के बल पर ही उसने करना था। तो फिर उसने क्या सोचा, अंततः अलाउद्दीन ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से अतिरिक्त धन इकट्ठा करने के प्रयास किए। आर्थिक सुधार मतलब जो जो मार्केट के अंदर दिक्कत थी, कमी थी, उन सारी कमियों को दूर कर करके और अतिरिक्त धन को इकट्ठा करने का प्रयास किया। इसी क्रम में उसने बाजार नियंत्रण की नीति का अनुसरण किया। तो क्या थी वो बाजार नियंत्रण की नीति? यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन चीज इसने क्या की थी, जो कीमतें होती थी उनके जो प्राइस होते थे, कीमतों को जो वस्तुओं के प्राइस होते थे उनको निश्चित कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी दाम पर बेच रहा है कोई किसी दाम पर बेच रहा है, बिल्कुल निश्चित कर दिया था। बाजार नियंत्रण की नीति बाजार में मिलने वाले उत्पादों की कीमतों में निश्चितता एवं स्थायित्व लाने पर केंद्रित थी। सबसे पहला काम ये किया था। इस नीति के अंतर्गत अलाउद्दीन ने 4 प्रकार के बाजारों की स्थापना की थी। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, कितने प्रकार के बाजार बनाए थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गल्ला बाजार, जिसको अनाज मंडी बोलते, अनाज मंडी को गल्ला बाजार बोलते थे। कपड़ा बाजार था, इसको सराय अदल बोलते थे। नाम याद रखना दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है ये चारों, सराय अदल। इसके बाद पशु और गुलामों का एक अलग से बाजार होता था, जहां पे घोड़े ऊंट वगैरह इनका मतलब सेल परचेज इनकी होती थी। उसके बाद एक सामान्य बाजार था, जहां पे डेली जो चीजें होती हैं हमारे घर में काम आती हैं उनकी यहाँ पे बिक्री होती थी। तो 4 बाजार इन्होंने बनाए थे, गल्ला बाजार, अनाज मंडी को बोलते थे, सराय अदल, पशु तथा गुलामों का बाजार और एक सामान्य बाजार। बिचौलियों को बाजार से हटाने का प्रयास इन्होंने किया था। जो बिचौलिए होते थे ना, जो पैसे खा जाते थे, उनको बाजार से हटाने का प्रयास इन्होंने किया था। आगे दोस्तों इनके विभाग एवं अधिकारियों की व्यवस्था देखते हैं, यहां से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए विभाग एवं अधिकारियों का गठन किया, कि अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारी यहाँ पे होते थे। इनमें से प्रमुख कौन कौन थे देखो। एक तो कोतवाल था दोस्तों, मतलब कोतवाल इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि कोतवाल वह नगर का प्रमुख अधिकारी एवं प्रशासक होता था, उसका वो पुलिस से रिलेटेड था दोस्तों, ठीक है। बाकी सारे विभाग
जो हम डिस्कस करेंगे एक एक, उनके अधिकारियों के नाम भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे दीवाने रियासत, दीवाने रियासत ये कौन से विभाग का अधिकारी होता था? आर्थिक, जहां पे पैसे का सारा लेन देन होता था, ये आर्थिक अधीक्षक होता था, इसको बोलते थे दीवाने रियासत। उसके बाद अनाज मंडी का प्रमुख कौन होता था? शहनाए मंडी। कपड़ा बाजार प्रमुख होता था राय परवाना। और गुप्तचर को क्या बोलते थे? वरीद और मुनहियर। वरीद और मुनहिर किसको बोलते थे? गुप्तचर को। नाजिर किसको बोला जाता था? नापतोल का जो अधिकारी होता था उसको नाजिर बोलते थे। और परवाना नविस किसे बोलते थे? परमिट का अधिकारी। एक बार फिर से देख लेते हैं। दीवान रियासत आर्थिक अधीक्षक होता था। शहना ए मंडी अनाज मंडी का प्रमुख। राय परवाना कपड़ा बाजार का प्रमुख होता था। वरीद और मुनहियर बोलते थे गुप्तचर को। नाजिर बोलते थे नापतोल अधिकारी को। और परवाना नविस होता था परमिट का अधिकारी। तो ये याद रखने, यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं। अलाउद्दीन ने विभिन्न नियमों के तहत किसानों से निश्चित मूल्य से व्यापारियों के अनाज खरीदने, यानी कि व्यापारी जो है वो एक निश्चित मूल्य पर ही किसानों से अनाज खरीदेंगे, उन्होंने वो सेट कर दिया था कि ना इससे ज्यादा ना इससे कम। और जमाखोरी मतलब कितना जमा आप कर सकते हो वो भी उन्होंने डिसाइड किया था। और अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी समुचित व्यवस्था की थी कि अगर अकाल पड़ गया तो आप मुहैया करवाओगे अनाज, अनाज की आपूर्ति आप करवाओगे, ठीक है। व्यापारियों से ये बोला गया था। अकाल के समय प्रत्येक परिवार को आधा मन अनाज यानी कि 20 किलोग्राम अनाज प्रतिदिन निशुल्क दिया जाता था। देखिए, अकाल जिस टाइम अकाल पड़ता था तो परिवार को आधा मन अनाज दोस्तों वो बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाता था। अब बर्नी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बर्नी काफी बड़े इतिहासकार थे उस टाइम के। तो जो बर्नी था ये मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी इनकी रचना की थी। दो पुस्तकें थी, तारीख ए फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तव में इस्लामी शासन नहीं माना। क्यों? क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ खुद के नियम कानून भी वहां पे लागू कर रखे थे। आगे देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन की टैक्स प्रणाली, टैक्स सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पे जो भू राजस्व था, जो जमीन से आय प्राप्त होती थी, वो उसकी दर सर्वाधिक थी। अब अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% तक कर दिया था। यानी अगर आपके पास 100 किलो गेहूं है तो 50 किलो राजा को देनी पड़ेगी। उसके बाद जो भू राजस्व था उसको क्या बोला जाता था? खराज इसको बोलते थे। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है खराज। तो भू राजस्व की अधिकता के कारण अलाउद्दीन के काल में कृषि कार्य इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ये तो पड़ना ही था, इतना महंगा जो था। उसके बाद दो नए कर इन्होंने चलाए। एक चरी कर जो दुधारू पशुओं पर लगता था, दूसरा गढ़ी कर जो घरों के ऊपर लगता था। ये दो कर थे, याद रखिए इनको भी। मुसलमान व्यक्तियों से वस्तु के मूल्य का 5%, जबकि गैर मुसलमान व्यक्तियों से वस्तु के मूल्य का 10% टैक्स लिया जाता था। यानी उस टाइम पे भी एक टैक्स जीएसटी था। मुसलमानों से 5% और गैर मुसलमानों से 10% लिया जाता था। सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की प्रथा भी किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, जो लूट का माल होता था उसको खुम्स बोलते थे, खुम्स। और इस लूट के माल का 20% भाग पहले वो राजा रखता था और शेष 80% सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन बाद में अलाउद्दीन ने इसको चेंज कर दिया, वो 80% वो खुद रखने लग गया। क्या नाम होता था लूट के माल का? इसको खुम्स बोलते थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने शासन की सेवा न करने वाले लोगों को जो इक्ता दी गई थी, जो जमीन दी गई थी, उसको छीन लेता था। जो सेवा नहीं करते थे तो छीन कर उसको खालिसा, खालिसा दोस्तों उसको बोलते थे जो भूमि डायरेक्ट राजा के अंडर आती थी, तो उस भूमि के अंदर वो शामिल कर लेता था। क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि खालिसा या खालसा जमीन किसको बोला जाता था? जो जमीन डायरेक्ट राजा के अंडर आती थी उसको बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई थी। आगे दोस्तों सैन्य व्यवस्था देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले स्थायी केंद्रीय सेना रखना और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। परमानेंट भर्ती करवाते थे और सैनिकों को नगद वेतन देते थे। इसके अलावा अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने, यानी कि धातु की किसी चीज को गर्म करके घोड़ों के शरीर पर लगा के एक निशान बनाते थे, उसको बोलते थे घोड़ों को दागना। और सैनिकों की वेशभूषा संबंधी रिकॉर्ड रखने की प्रथा भी इन्होंने स्टार्ट की थी, जिसको हुलिया लिखना बोलते थे। दीवान ए आरिज सैनिकों की वेशभूषा संबंधी रिकॉर्ड रखता था। कौन सा? दीवान ए आरिज। आगे कोतवाल, कोतवाल दोस्तों वो होता था जो शांति और कानून को बनाए रखता था, कानून की रक्षा, या मुख्य पुलिस अधिकारी इसको बोला जाता था कोतवाल।
गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बरीद ए मुमालिक। बरीद से याद रखना, बरीद जहां पे आ गया समझो गुप्तचर से रिलेटेड कोई बात हो रही है। बरीद के अतिरिक्त कोई अन्य सूचना जो देता था उसको बोलते थे मुहियन। इनको मुहियन बोला जाता था। अब इसके विजय अभियान देखते हैं, इन्होंने कौन कौन से एरिया को जीता था। तो ये इनका वर्णन भी हमें कहां से मिलता है? बर्नी के द्वारा लिखी गई फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही से इनके अभियानों का हमें पता चलता है। सबसे पहला है गुजरात अभियान, जो 1299 में इन्होंने गुजरात के ऊपर आक्रमण करके यहाँ को जीता था। क्या कारण था गुजरात के ऊपर हमला करने का? मेन था अपना बिजनेस बढ़ाने के उससे, क्योंकि गुजरात जो था वो समुद्री तट पर पड़ता था। समुद्र से जो आने जाने में आसानी होती थी, मतलब माल को यहाँ से वहां भेजना काफी आसान होता था, और अपेक्षाकृत ये दिल्ली के निकट पड़ता था, ज्यादा दूर नहीं था दिल्ली से। तो इसलिए गुजरात के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के दौरान सूरत, कैम्बे जैसे क्षेत्रों को लूटने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर को भी क्षतिग्रस्त इन्होंने किया था। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर नामक गुलाम भी इनको यहां से मिला था। कहां से? गुजरात से, जो आगे चल के अलाउद्दीन का सबसे अधिक विश्वास पात्र और निष्ठावान बनता है। कौन? मलिक काफूर। आगे दोस्तों, रणथंबोर अभियान 1301 ईस्वी में ये अभियान चला था। रणथंबोर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण इसकी सामरिक स्थिति, सामरिक मतलब युद्ध से रिलेटेड होती है दोस्तों, राजपूत शासकों की गुटबंदी का डर तथा रणथंबोर के किले की मजबूत सुरक्षा प्राचीर होना था। क्योंकि वहां पे किला काफी मजबूत था, अगर वहां पे हक कर मतलब अधिकार कर लिया तो वो किला भी इनके अंडर में आ जाएगा। इसीलिए इन्होंने रणथंबोर अभियान किया था। यहाँ पे शासक कौन था रणथंबोर का? इस टाइम शासक था हमीर देव। हमीर देव को हराने के बाद जो इनकी पत्नी थी, जिनका नाम था संग देवी, इन्होंने जौहर व्रत प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए थे, यानी खुद को अग्नि कुंड के हवाले इन्होंने कर दिया था। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला जौहर था। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में भी हमने जौहर के बारे में पढ़ा था, जब जयपाल की जो वो थी पत्नी, उन्होंने क्या किया था? जौहर प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए थे। इस अभियान के दौरान अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। आगे चित्तौड़ अभियान, जो पद्मावत मूवी बनी है इसी के ऊपर बनी है। राणा रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने की लालसा में 1303 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और फिर रानी पद्मावती ने भी जौहर कर लिया था, मतलब उन्होंने भी अपने आप को अग्निकुंड में झोंक दिया था और आत्महत्या कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत के संबंध में सफल विजय अभियानों को संचालित किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण की तरफ कूच किया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। आगे देवगिरी अभियान 1306 में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसको विजय, वहां पे उन्होंने अपना मतलब अधिकार जमाया। इस समय शासक कौन होता था वहां पे? रामचंद्र देव। लेकिन बाद में रामचंद्र देव से मित्रता करके अलाउद्दीन ने देवगिरी इनको वापस दे दिया, और उसके बाद रामचंद्र देव ने भी भविष्य में सुल्तान के विरुद्ध कोई मतलब विद्रोह नहीं किया। आगे वारंगल अभियान 1308, यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि इस अभियान में ये मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था, और मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा यहां से लूटा था। कहां से? वारंगल से। आगे दोस्तों, इनके काल में भी काफी सारे मंगोल आक्रमण हुए। पहला मंगोल आक्रमण भारत पर इल्तुतमिश काल में हुआ था, ये हमने पढ़ा था, लेकिन वो उनका उद्देश्य वहां पे लूटपाट नहीं था। इसके बाद 1279 और 85 में बलबन के काल में भी मंगोलों ने भारत पर लूट मार के उद्देश्य से दो बड़े सफल आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों के लूटपाट के उद्देश्य से भारत पर कई आक्रमण हुए, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों का डटकर सामना किया और साथ ही साथ दिल्ली की सुरक्षा को भी मजबूत किया। मंगोलों को पराजित कर अलाउद्दीन ने भारत से मंगोल आक्रमण के डर को समाप्त करने में काफी निर्णायक भूमिका निभाई थी, यानी कि इन्होंने मंगोलों को खदेड़ दिया था। 1316 ईस्वी में लंबी बीमारी के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पे इसका चैप्टर खत्म होता है। तो एक एक चीज दोस्तों हमने डिस्कस की है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, बिल्कुल एक एक चीज। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या होता है। इनकी मृत्यु के बाद इनके सबसे बड़े पुत्र, जो खिज्जर खान उनका नाम था, उनकी बजाय सिहाबुद्दीन खिलजी को दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो उस समय केवल 6 वर्ष का था। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि मलिक काफूर और अलाउद्दीन जानते थे कि जो उनका बड़ा पुत्र है खिज्जर खान, वो योग्य नहीं है। वो भोग विलास प्रवृत्ति का व्यक्ति था, नशे वगैरह ज्यादा करता था। इसलिए मलिक काफूर के संरक्षण में अलाउद्दीन ने अपने छोटे पुत्र शहाबुद्दीन खिलजी को दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया। मलिक काफूर के संरक्षण में 6 वर्षीय सिहाबुद्दीन खिलजी ने लगभग 1 महीने तक शासन किया। मतलब शासन उसने तो क्या किया, मलिक काफूर ही शासन चला रहा था।
इसी दौरान अलाउद्दीन का एक और पुत्र था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने मलिक काफूर की हत्या कर दी और स्वयं शिहाबुद्दीन खिलजी का संरक्षक बन गया और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। अब इसने दोस्तों 4 साल तक दिल्ली के ऊपर शासन किया था, मुबारक खिलजी ने। इसकी इसके कार्यकाल में कोई ऐसा विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं होती है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सारा का सारा सिस्टम वहां पे चलता है। हालांकि शुरुआत में मुबारक खिलजी एक योग्य और कुशल शासक था, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आया तो सत्ता के लोभ में आकर यह भी भोग विलासी प्रवृत्ति का बन गया और इसका नेचर उस टाइम में मतलब ऐसा हो गया था कि कई बार ये पूरे दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता था। अंततः वजीर खुसरो खान ने मुबारक खिलजी की 1320 में हत्या करवा दी थी। तो मुबारक खिलजी की हत्या करने के बाद खुसरो खां नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। किस नाम से? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इनके गुरु कौन होते थे? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु होते थे। एंड में क्या हुआ दोस्तों? 1320 ईस्वी में ही गाजी मलिक के साथ एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में नसीरुद्दीन खुसरो शाह पराजित होकर मारा गया तथा गाजी मलिक इसने ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये गाड़ी गद्दी आएगा यहाँ पर। क्या नाम था? ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसने आगे चल के तुगलक वंश की नींव डाली थी। तो पूरा टॉपिक दोस्तों हमने यहाँ पे कवर किया है, एक एक चीज एक एक घटना को हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। बता रहा हूँ आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तुगलक वंश के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।